सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस का ही एक प्रकार था, तो हम सेंटेंस को क्लियर कर रहे हैं, उसी में हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने असर्टिव सेंटेंस को क्लियर किया। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के थे, तुम्हारे नेगेटिव और एफर्मेटिव, ठीक है। और उनकी जो संरचनाएं हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं प्रत्येक टेंस के लिए, ये मैंने आपके लिए बताया था। चाहे आप किसी भी प्रकार के असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो उस पर सभी संरचनाएं लागू होती हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचनाएं किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड क्लासेस की तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से कराई जाती है और हाई स्कूल के 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, साइंस, मैथ और इंग्लिश। और इसी तरीक़ा से आपके जो 12th क्लास के हैं वो विषय पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश और साइंस। साइंस में तुम्हारी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें आएगी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाना चाहते हैं या साथ ही साथ बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, तो समझे। इन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इस तरह की जो सेंटेंस हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या क्या तुम दिल्ली जाओगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द उनमें यूज होते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान है कि उनके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के मिलेंगे। प्रश्न हम दो प्रकार से पूछ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट तौर से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं जो चित्र कर रहा हूँ वो डायरेक्ट तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जिक्र करेंगे। इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने पहले एक सेंटेंस बताया था, उसमें मैंने समझा दिया था, तो उसकी कोई विशेष यूज नहीं है, उसके लिए विशेष संरचनाएं भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। सिर्फ हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही क्लियर करेंगे, जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होते हैं तुम्हारे स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, या हिंदी में बोले तो क्या से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। और एक स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले या ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता हो, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब से, अगर हिंदी में कहें तो क्या से प्रारंभ होने वाले, क्या से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले, या फिर बीच में बोले प्रश्नवाचक शब्द आता है, हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। अच्छा, यहाँ पर देखो नोट, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। क्या लगाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर कि विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। तो देखो किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, फ्यूचर टेंस है। और विल के साथ में क्या है, विल भी और शेल भी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या तुम वहां जाओगे, गागी गे आता है अंत में, ठीक है। और हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो प्रश्नवाचक
शब्द से प्रारंभ हो रहा है। किससे हो रहा है? प्रश्नवाचक शब्द से, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दो प्रकार के सेंटेंस हमें मिले थे। कैसे? एक तो स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम पहले जो पढ़ेंगे वो है स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़ेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, किससे प्रारंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो उसके लिए जो संरचना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो संरचना है, यहाँ फर्स्ट प्रकार की संरचना दे रखी है, और ये फर्स्ट प्रकार की संरचना लिंकिंग वर्ब से संबंधित है। लिंकिंग वर्ब या फिर बिल या सेल। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? तो मैंने बता दिया। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? पूरक क्रियाएं बोलते हैं जिन्हें। तो लिंकिंग वर्ब जैसे इज या आर या एम या फिर बाज या वर, ये लिंकिंग वर्ब के तहत आती हैं जब इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हुआ हो। किसका हुआ हो? कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हुआ हो। ठीक है, हाँ, अगर बिल भी और सेल भी का जिक्र हो रहा हो तो बिल और सेल उसका प्रथम भाग ले जाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लाते हैं, और उसके बाद में, हाँ, बिल भी और सेल भी का तो बी आएगी सब्जेक्ट के बाद में। अगर नहीं है तो सीधे सीधे उसे हटा देंगे। ठीक है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए जो इस संरचना पर आधारित हैं। या हम बोलें कि यूज ऑफ इजार हम पढ़ते हैं यूज ऑफ बाजबर और यूज ऑफ बिल भी सेल भी, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके लिए यही संरचना लागू होगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो असर्टिव सेंटेंस, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो संरचना लेके आएंगे वो हम नेक्स्ट होगी, जो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण है, क्या रहीम मोटा था। क्या रहीम मोटा था। अब देखो यहाँ किससे प्रारंभ हो रहा है? क्या से। तो क्या की तो कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उसके लिए लिंकिंग वर्ब इजार हम बाज वर्ब को ले आते हैं। अब यहाँ था शब्द है तो क्या आएगा? पास्ट टेंस है तो बाज, क्योंकि सिंगुलर नाम है रहीम, तो बाज रहीम। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद कह रहे कॉम्प्लीमेंट। अगर बिल और सेल का होता तो बी लेते, लेकिन यहाँ बिल और सेल का जिक्र नहीं हुआ है, तो बाज रहीम फैट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? मोटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? चाहे तो एडजेक्टिव हो सकता है, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, चाहे एडजेक्टिव नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लॉज, कुछ भी हो सकता है। क्या तुम एक अध्यापक थे, है ना? क्या तुम एक अध्यापक थे। अब यहाँ भी पास्ट थी, तो देखो अब तुम के साथ क्या आएगा? बर यू। अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक अध्यापक, तो ए टीचर और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस संरचनाओं से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या वे मीटिंग में होंगे। तो कौन मीटिंग में होंगे? बे। तो बे के साथ क्या आएगा? बिल आएगा या सेल आएगा। तो बिल आएगा, तो देखो बिल और दे, तो बिल और दे। अब यहाँ पर क्या कहा है उसने? क्या बिल या सेल, तो हमने ले ली बिल, उसके बाद में सब्जेक्ट दे आ गया, उसके बाद में कह रहा बी। इसमें बिल और सेल के साथ बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो बी और इन द मीटिंग, इन द मीटिंग अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। जैसे एक और भी उदाहरण लेना चाह सकते हो, तो जैसे क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो देखो इसमें, तो क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो एम आई ए टीचर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारी लिंकिंग वर्ब और बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी की और प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का भी हमें क्या मिल सकता है? संरचना मिल सकती है। अब इसी की संरचना एक और देखेंगे आगे, कि संरचना नंबर 2 है ये। ठीक है, जिसमें मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब से आ सकती है।
एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ब का जिक्र हो। तो मॉडल वर्ब आ सकती है तुम्हारी, या फिर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, और उसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं, अगर हेल्पिंग वर्ब के दो या दो से अधिक भाग हैं तो उसके प्रथम भाग को ही आगे लेते हैं, ठीक है, और शेष भाग को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो देखो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डू या डज होती हैं, जो इंटरोगेटिव में तो यूज होती हैं लेकिन एफर्मेटिव में यूज नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखो, तुम, तो डू और फिर ले आए सब्जेक्ट यू, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया और सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में कह रहा है मेन वर्ब, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, तो रीड। अब रीड इंग्लिश, क्या पढ़ते हो, इंग्लिश। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि चाहे ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो डू यू रीड इंग्लिश, और अगर अदर वर्ड्स होते तो अदर वर्ड्स यूज कर लेते। ऐसे ही अगला है, क्या तुम खाना खा रही हो, ठीक है, क्या तुम खाना खा रही हो, तो खा रही हो। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इजारम के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, आर यू, उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब खाना, खाना की आईएनजी फॉर्म, तो ईटिंग, कंटिन्यूअस है इसलिए, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। आ रहा है समझ में। अगला है, क्या वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब ये फ्यूचर टेंस है, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो, विल हैव बीन इसका है, क्या आ गया, सॉरी, विल हैव बीन, और क्या आएगा, शैल हैव बीन, ये दो आ गए। तो इसके प्रथम भाग को ही आगे लेंगे, उसके शेष वाक्य को सब्जेक्ट के बाद में लेते हैं, ठीक है, शेष वाक्य को सब्जेक्ट के बाद। तो कह रहा है, क्या वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, है ना, तो क्या वह 4 घंटे, तो ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल, और फिर ही, और सब्जेक्ट के बाद में शेष जो बची वर्ब वो लगा देंगे, हैव और बीन। तो विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन। अब पढ़ना की क्या है, रीडिंग, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो विल ही हैव बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है, 4 घंटे से, तो 4 आवर्स, और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या होगी यहाँ पर, सकते हो, ठीक है, सकते सकते हो। तो क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो अब कैन या कुड, तो मॉडल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो मॉडल वर्ब कहाँ आएगी, यहाँ पर कैन, और फिर सब्जेक्ट यू, और बोलना की स्पीक, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, और स्पीक इंग्लिश, अंत प्रश्नार्थ। तो देखो, मॉडल वर्ब, उसके बाद में मॉडल वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ठीक है, मे अनुमति के लिए मे का प्रयोग करते हैं, तो मे आई कम इन, मे आई कम इन, और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो देखो, मॉडल वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर जिक्र करेंगे तो वहां मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मॉडल वर्ब का होगा तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब या, ठीक है।
आई सब्जेक्ट है और मेन वर्ब आ गई कम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो मे आई कम इन। तो इस तरह के जो सेंटेंस थे वो संरचना 2 से क्या है, ट्रांसलेट हो जाएंगे। अगला है स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। तो आप बताइए क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं वो ट्रांसलेट करते समय होंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वाक्य में तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में, ठीक है। तो उनके लिए संरचना है वो पहली संरचना हमारी किसके लिए होगी, जो क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे और लिंकिंग वर्ब, ठीक है, या फिर विल या सेल और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में अगर विल और सेल का प्रयोग करें तो बी, और अगर ना कर रहे हैं इजारम का कर रहे हैं तो बी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इजारम तो उसी के रूप होते हैं और कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखो तुम कौन हो, तो कौन प्रश्नवाचक शब्द सर्वप्रथम ले आओ तो हु, ठीक है। अब हो प्रेजेंट टेंस है तो इजारम का प्रयोग हो तो हु, और यू के साथ क्या आती है आर और यू, हु आर यू, हु आर यू। अगला पिताजी कहाँ थे तो फादर, सॉरी फादर नहीं, वेयर, ठीक है, वेयर। अब थे तो वाज हेल्पिंग वर्ब ले आए या फिर लिंकिंग वर्ब ले आए, वेयर वाज फादर, ठीक है। एट पिताजी कहाँ पर थे या पिताजी कहाँ थे, या फिर एट वेयर वाज फादर, इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जाता है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा प्रश्नवाचक शब्द को ले आए सकता हूँ हो, ठीक है। तो हो, अब यहाँ विल बी और सेल बी का सीधे सीधे जिक्र किया गया, हो विल बी, हो विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अंतिम प्रश्नवाचक, भारत एक समृद्ध देश कब बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द आया सर्वप्रथम उसे ले आइए तो वहन, ठीक है, वहन। अब सब्जेक्ट के साथ में वाज बनेगा, सॉरी बनेगा तो बिल, वहन बिल इंडिया, वहन बिल इंडिया बी, वहन बिल इंडिया बी ए प्रोज फॉरस, प्रोज फॉरस कंट्री। और अंतिम प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम किस तरह से संरचनाओं का प्रयोग करना सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और आप किसी भी टेंस के लिए इस संरचना के आधार पर संरचनाएं बना सकते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस को क्लियर कर रहा हूँ कि उनकी संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं या अफर्मेटिव की संरचनाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। जैसे आपने अगर मेरी टेंस वाली वीडियो देखी होंगे तो वहाँ पर मैंने संरचनाएं बनाता था, उसके आधार पर आपको सिखाता था, या इन्हें मैं फॉर्मूला के नाम से ही कहता था, फॉर्मूला है भाई और इसमें लगाइए, इसी के आधार पर आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो लेकर आए इस तरह की वीडियो। अगला है संरचना नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दिए तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो देखो ऐसे कितना दूध, हाँ कितना कितनी वाले जो यूज में है बाद में पढ़ाऊंगा, इसके बाद वीडियो लेक्चर लेके आऊंगे प्रश्नवाचक शब्दों का यूज कैसे करते हैं, तो वहां बताऊंगा। यहाँ सिर्फ समझ लें कि इसी संरचना के आधार पर होगा। जैसे देखो क्वेश्चन वर्ड कितना दूध, तो मात्रात्मक है, अगर कोई चीज मात्रात्मक होती है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मच, जिसको हम गिन ना सकें सिर्फ तौल सकते हैं ऐसे समझिए। तो हाउ मच मिल्क, और इसके बाद में जो भी नाउन होती है उसे भी ले लिया जाता है, तो हाउ मच मिल्क। अब रीता पीती है, रीता ने पिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड,
रीता ड्रिंक तो हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, उसके बाद में मेन वर्ब आई। तो है उसी तरह की संरचना, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी आता। ठीक है, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो कौन सी पुस्तक सिलेक्टेड, सिलेक्शन की बात हो तो वहां विच का प्रयोग करते हैं, है ना। तो विच बुक, ठीक है, विच बुक। अब पढ़ी तो यही पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब और फिर यू, तो विच बुक डिड यू, यू सब्जेक्ट आ गया। देखो क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कह रहा मेन वर्ब, पढ़ना की रीड लगा दीजिए, मेन वर्ब आ गई, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बन रहे संरचना क्या था, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी सर्वप्रथम वेयर, ठीक है, क्या आ गई वेयर। अब हेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, रहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू यू, तो हेयर डू यू, हेयर डू यू लिव। तो देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब ट्रांसलेट हो रहे हैं इसी संरचना के आधार पर। अगला देखें, शीला कल कहाँ जा रही थी, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड को सर्वप्रथम ले आई, तो वेयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जा रही थी, तो क्या आएगा बाज, शीला, शीला के साथ क्या आएगा बाज। तो हेयर बाज शीला और जाना मेन वर्ब ले आइए, गोइंग आईएनजी फॉर्म लगेगी, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, गोइंग यस्टरडे, यस्टरडे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हेयर बाज शीला गोइंग यस्टरडे। अगला है, तुम वाराणसी में कब जाओगे, आओगे, तुम वाराणसी में कब आओगे, तो देखो ये बनारस कब आओगे, तो कब आओगे, तो कब की प्रश्नवाचक वहन, वहन टाइम को बताता है, ठीक है, तो वहन आओगे तो बिल और यू और बी, ठीक है, तो वहन बिल यू बी इन वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, तो वहन बिल यू बी इन वाराणसी। तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब ये भी दिख रहे हो तुम, अरे एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आना की तो रही गई है ना, कम इन वाराणसी, वाराणसी, तो क्या आया वहन क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब देखो अगर मैंने कहा था कि अगर दो से अधिक रूप हो या एक से अधिक रूप हो हेल्पिंग वर्ब के, तो प्रथम भाग को ही क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाते हैं, उसके बाद शेष भाग को सब्जेक्ट के बाद। तो इसके दो रूप आए थे, बी का यूज नहीं होगा, सॉरी। तो वहन बिल यू कम इन वाराणसी, ठीक है, वहन बिल यू कम इन वाराणसी, तो ये होगा, इसमें बिल का यूज नहीं होगा क्योंकि बिल भी का यूज नहीं होगा क्योंकि बिल भी का यूज तो किस में होता है, कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अपवाद है भाई, कि यदि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, किसकी तरह कार्य करे, सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तब संरचना क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, तो संरचना क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसे ले लेंगे, जैसे कौन या किसने शब्द आता है वाक्य में, तो उसके लिए यही संरचना काम करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब
और मॉडल वर्ब का, या तो मॉडल वर्ब का जिक्र हो रहा है तो मॉडल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही काम कर रहा है। एक मिनट रुकेंगे, लाइट चली गई है। अगला है अपवाद। तो उस नियम का ये अपवाद है, यदि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। किसकी तरह करे? सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। जैसे हो, ठीक है, कौन या किसने शब्द आता है तो वहां पर ये लागू होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे तो संरचना क्या हुई? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट ही की तरह काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद में प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक बाकी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, बाकी सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की तरह काम करे। तो जैसे देखें कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन हु शब्द आ गया, या किसने शब्द आया है तब। ठीक है, तो हु, ठीक है, हु ले आए हम, उसके बाद कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो हु प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टीच, तो हु टीच यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। लेकिन हु सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक बात समझेंगे, तो हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब ये यू है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हु ही सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, तो दरवाजा किसने खटखटाया, तो देखो किसने? हु। अब नॉक्ड, नॉक्ड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी नहीं है, तो हु नॉक्ड द डूअर, द डूअर। अगला है कितने बच्चे खाना खा रहे हैं, तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य के साथ में ही पूछ रहा है कितने बच्चे, तो हाउ, बच्चों को गिन सकते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन, अरे हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। अब खा रहे हैं बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसके साथ क्या आएगी? आर, खाना की, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। ठीक है, और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर ईटिंग द फूड, कितनी लड़कियां, कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेगी। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है, तो कितनी लड़कियां, तो हाउ मैनी गर्ल्स, गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स फ्यूचर टेंस है, तो विल। देखो यहां हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का यूज, है ना, तो हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक, टेक द पार्ट इन ड्रामा, ड्रामा। अब यहां पर देखें तो मैंने क्या समझाया था कि अपवाद है किस नियम का? जो क्वेश्चन वर्ड वाला, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट। यार मैं एक बात कहूँ आपके लिए कि इन वाक्यों का जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो स्वीकारात्मक वाक्यों की तरह करते हैं, एफर्मेटिव वाक्यों की तरह ही करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जैसे एफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, सही है ना। और ऐसे ही तो हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं उनका जिक्र भी तो ऐसे ही कर रहे थे हम। क्यों भाई? सेकंड फॉर्म का प्रयोग
और एस या ईएस लगा देते हैं। यही तो उसमें बताया जा रहा था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसी तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, नोट करके एक बात और से यहाँ पर समझ सकते हैं आप, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो, तो नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद या नॉट सब्जेक्ट के बाद या मेन वर्ब से पहले लगा देते हैं, लगा देते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो नॉट इसमें कहाँ लगाएं, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हु वाला वाक्य होगा तो उसमें हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डज नॉट। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। अगर इसकी बात करूं कि दरवाजा किसने खटखटाया, तो इसमें हु डिड नॉट नोक द डोर, हु डिड नॉट नोक, किसने नहीं खटखटाया। लेकिन इसमें हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर नॉट ईटिंग द फूड, ऐसे ही हाउ मैनी गर्ल्स विल नॉट टेक द, तो सारी जो भी है हम नॉट का जिक्र किसके साथ कर रहे हैं, हम मेन वर्ब से पहले कर रहे हैं। ऐसे ही इनमें अगर हम नेगेटिव करेंगे किसी भी इंटरोगेटिव में, तो ये नियम आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़े थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए संरचना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको लेकर के आऊँगा कि इंटरोगेटिव शब्दों का यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे कि हु का यूज कहाँ होता है, हुम का यूज कहाँ होता है, विच का कहाँ होता है, ठीक है, और इनके क्या क्या अर्थ मिलते हैं सेंटेंसों में। हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, हाउ मच का प्रयोग कहाँ होता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पढ़ाऊँगा WH फैमिली। जितने भी WH फैमिली हैं वो आपके क्लियर कर दिया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो वीडियो होंगे उनके 3 लेक्चर होंगे, ठीक है, जिससे तुम्हें इंटरोगेटिव वर्ड और इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है, किसी बात की टेंशन नहीं।